आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टाफिंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो देख लो फिर उसके बाद आना। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस, ठीक है, कि स्टाफिंग एक प्रोसेस होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं फटाफट लेक्चर। देखो होता क्या है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ना स्टाफ की ज़रूरत होती है। ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? क्योंकि बहुत आपकी कंपनी है। अब जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो होगी, आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयज़ कम है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत क्या होगी? कम होगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि एम्प्लॉयज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं। यू विल हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। जब इतने सारे एम्प्लॉय हैं तो जैसे आपने वो कोट पढ़ा है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार दुनिया में हर जगह वाटर है, 2/3 ऑफ वर्ल्ड क्या है, पूरा वाटर है, लेकिन ड्रिंक पीने के लिए क्या बहुत कम है। इसी तरह क्या है, एम्प्लॉयज़ तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। देयर आर नंबर्स ऑफ करोर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर अवेलेबल इन लेबर मार्केट। बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कौन से वो आपको चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको चूज़ करने का एक प्रोसेस बनाओगे ना आप, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। ये देखो हाईलाइट कर रखा है मैंने येलो कलर से। तो क्या करना होता है, अब जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप जॉब के लिए वैकेंसीज निकालोगे, फिर रिक्रूटमेंट करोगे, कुछ लोगों को सेलेक्ट करोगे। अब वो हो सकते हैं फ्रेशली अपॉइंटेड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। दो नीड उनको चाहिए होगी ना, अगर किसी को आपने नया नया ऑर्गेनाइजेशन में रखा है तो उनको क्या ज़रूरत होगी? ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, उनको फैमिलराइजेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो वो प्रोवाइड कराना, वो किसका पार्ट बन जाता है? स्टाफिंग का, प्रोसेस का, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल है ना, वन इज सेलेक्टेड बाय अ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स। मतलब क्या है, अगर आप मान लो आप हो और आपको बीपीओ जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज के, उसमें आपको जॉब मिली है, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक दैट मच फ्लुएंसी व्हाट दे नीड, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस फ्लुएंसी को सीखना पड़ेगा। और वो आप कहाँ से सीखोगे? वो कंपनी आपको सिखाएगी, ठीक है। तो ये सारे काम में क्या करता है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए स्टाफिंग क्या है, पूरा एक प्रोसेस है। अब जब स्टाफिंग वगैरह होते हैं ना तो उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें देखो ये मैंने हाईलाइट कर दी है। अब हम फटाफट पढ़ लेते हैं आगे। जो फर्स्ट पार्ट होता है या प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है? एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब देखो, अब आप एज्यूम करो कि कंपनी के ओनर हो आप, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपकी कंपनी में कभी वर्क लोड ज़्यादा हो सकता है, कभी वर्क लोड कम हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट करने पड़ेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि आपकी कंपनी के अंदर जो वेरियस जॉब पोजीशंस हैं, ठीक है, उसको फिल करने के लिए कितने लोग और किस किस टाइप के लोग चाहिए, ठीक है। उनके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कौन से स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी में किस लेवल की जॉब है और कितने किस टाइप की जॉब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब जब आपको ना ये पता करना है कि आप मैन पावर को कैसे पता कर सकते हो, तो आप मैन पावर रिक्वायरमेंट को पता करने के लिए आपके पास दो टूल्स हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है? वर्कलोड एनालिसिस, और दूसरी तरफ क्या है? वर्कफोर्स एनालिसिस। अब देखो सबसे पहले वर्कलोड की बात करते हैं। वर्कलोड एनालिसिस would enable an assessment of the number and type of human resource necessary, ठीक है, for the performance of various job। इसका मतलब क्या हुआ यार, कि वर्कलोड एनालिसिस ये बताता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, नंबर, और किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है आपके ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये वर्कलोड एनालिसिस हो गया, लोड को एनालाइज करना, ठीक है। फिर वर्कफोर्स एनालिसिस क्या बोलता है यार, कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और कितने टाइप के एम्प्लॉयज़ आपके पास अवेलेबल है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग अवेलेबल और कितने लोग चाहिए। तो जब आप वर्कफोर्स एनालिसिस करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपके यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडर स्टाफ है, मतलब कम है, या ओवर स्टाफ है, ज़्यादा स्टाफ हो सकते हैं, या फिर ऑप्टिमल स्टाफ है। अगर ऑप्टिमल स्टाफ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर अंडर स्टाफ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू वैकेंसीज निकालनी पड़ेंगी, तभी तो हम स्टाफिंग पढ़ रहे हैं। और अगर ओवर स्टाफ है तो क्या करोगे? कुछ एम्प्लॉयज़ को आप बाहर निकाल दोगे। आया समझ में? अब उसके बाद क्या हुआ, आपको पता चल गया, आपने मान लेते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस करा तो आपको पता चला कि 50 लोग मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जब वर्कलोड एनालिसिस करा तो आपको पता चला कि यार 55 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो 5 लोगों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, बाहर से उनको हायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो रिक्रूटमेंट करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ इसका? कि आप सर्च करोगे उन एम्प्लॉयज़ की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप देखो ये प्रोसेस है क्या करने की, ऐसे एम्प्लॉय सर्च करने के और उनको मोटिवेट करना ताकि वो क्या करे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे फॉर दी अवेलेबल वैकेंसीज, ठीक है। तो
इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट ना दो टाइप तरीके से कर सकते हैं। पहले इधर देखते हैं, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट है उसको आपको हायर करना है। अब उसके लिए आपको क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह दे सकते हो न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक है। अब तभी तो लोगों को पता चलेगा ना। आपने कई बार देखा होगा गेट के बाहर लिखा रहता है कुछ 5 कारीगरों की आवश्यकता है, ये वो, मतलब इस टाइप से भी कुछ कभी कभी न्यूज़ आते हैं और न्यूज़पेपर में साइड में होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो ताकि लोगों को पता चले कि आपकी कंपनी में वैकेंसी खाली है, ठीक है, और वो अप्लाई कर सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट के दो टाइप हो सकते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपली इंटरनल का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर ही किसी का प्रमोशन वगैरह कर दो और जो पोजीशन है उसको फिल कर दो। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर से फ्रेश टैलेंट को हायर करो, ठीक है। फिर जब मान लेते हैं हमने रिक्रूटमेंट भी करा, अब रिक्रूटमेंट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है या प्रोसेस आता है। क्या होता है, स्टेप आता है। जैसे आपने बोला कि मेरे यहाँ पे 10 सीट्स खाली हैं, 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए और अप्लाई 100 लोगों ने करा है। अब क्या 100 लोगों में हायर करोगे, नहीं ना, आपको बेस्ट एम्प्लॉयज़ चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेलेक्शन उसी प्रोसेस को बोलते हैं, चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ द पर्सपेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कि जितने लोगों ने स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे अप्लाई करा है उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सर्व्स टू इंपॉर्टेंट पर्पस। अब इसमें दो पर्पस होते हैं सिलेक्शन में जब करते हैं ना, तो दो पर्पस को ध्यान में रखना होता है। पहली चीज़ ये होती है कि जो भी एम्प्लॉय चूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा क्या है कि उसका सेल्फ स्टीम भी ना हाई होना चाहिए, आपके कंपनी में काम करने के लिए विलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार सुंदर पिचाई का इंटरव्यू ले लो, अब वो तो बेस्ट है लेकिन वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मतलब राजी होगा, ठीक है। तो ये भी देखना होता है। द रिगर इन्वॉल्व्स अ होस्ट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज। जब आप सिलेक्शन करते हैं तो ये भी एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कि टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद उनके मार्क्स वगैरह डिसाइड होते हैं, ठीक है। फिर हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ यही होती है, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं। जब हमने क्या करा, रिक्रूटमेंट कर लिया, रिक्रूटमेंट के बाद सेलेक्ट भी कर लिया, अब उनके बाद क्या करेंगे, मान लो 100 में से 10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया ना, अब उनको प्लेस करना पड़ेगा, प्लेसमेंट देना पड़ेगा उन्हें, मतलब उनको जॉब प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उनका ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। अब ओरिएंटेशन क्या होता है, जब एम्प्लॉय आपकी कंपनी में नया नया आया है तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ना हेल्प करनी पड़ेगी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को समझने में। जब आपकी फर्स्ट क्लास होती है तो टीचर इंट्रोडक्शन लेती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से कि जब आप फर्स्ट डे कंपनी में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे बॉस वगैरह होंगे या जो भी आपकी ड्यूटीज़ है, जो भी आपके कोलीग्स हैं, जिस टेबल पे आपको बैठना है, जो काम आपको करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। दैट इज़ नोन एज ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट क्या होता है, ये सिंपल क्या होता है, रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज़ बीन सेलेक्टेड। मतलब प्लेसमेंट का मतलब ये है कि यार आपने कंप्यूटर इंजीनियर के लिए अप्लाई करा था और आपको उसी के लिए सेलेक्ट करा गया, तो वो पर्टिकुलर जो प्लेसमेंट है, जॉब है, वो आपकी प्लेसमेंट होगी, सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब जब हमने प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन भी करा दिया, ठीक है, लोगों से बात हो गई, आपको आपकी जॉब के बारे में पता चल गया, अब जॉब उस कंपनी के अंदर पर्टिकुलर होगी ना। जैसे आपको आता तो कंप्यूटर में सब कुछ है बट एक पर्टिकुलर चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो जिसमें वो कंपनी काम करती है, तो कंपनी क्या करेगी, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या होता है, सिंपली जब आप कंपनी के अंदर जाते हो तो कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सो दैट आप एफिशिएंट बन सको और इफेक्टिव बन सको। इससे क्या होगा, लेस कॉस्ट में आप कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट दे पाओगे, तो कंपनी आपसे बहुत खुश होगी। अब जब ट्रेनिंग दिलवाई कंपनी ने तो उससे तो कंपनी का ज़्यादा फ़ायदा हुआ, आपका कम हुआ। तो आप क्या चाहते हो कि आपका भी ज़्यादा फ़ायदा हो, तो आप क्या चाहोगे कि आपकी डेवलपमेंट के लिए भी पैसा खर्च हो। अब डेवलपमेंट कैसे होगा, आपको न्यू जो भी डायनामिक सिचुएशंस होगी उसमें रख के आप ना मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव बन जाओगे, दैट लीड्स टू योर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगी। अब इसकी हम आगे बात कर लेते हैं। जो 6th प्रोसेस होता है या 6 स्टेज होती है, वो क्या होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग ले ली भाई, डेवलपमेंट ले लिया, अब आप काम भी कर रहे हो। जब आप काम कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना है। मतलब क्या है, इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉयज़ करंट और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। मतलब आपने बहुत अच्छे से कोई काम करा है, ठीक है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज करा जाएगा। एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये सारी चीज़ें होती है ना इस तरीके से, ठीक है। डिफाइनिंग द जॉब अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। मतलब क्या होता है कि जब आपने जॉब अच्छे से काम करा है तो आपने बहुत अच्छे से करा होगा, तो एम्प्लॉय ऑफ द वीक वगैरह जो भी आपको अप्रेज करा जाएगा, फिर आपको फीडबैक दिया जाएगा कि दिस पॉइंट इन योर माइंड एंड इन योर जॉब परफॉर्मेंस इज लिटिल बिट लेस, ठीक है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो ओवर द टाइम। फिर जब क्या हो गया, अप्रेजल हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। उसके बाद करियर प्लानिंग करेंगे, ठीक है।
आप करियर प्लानिंग कैसे करेंगे? जब कोई पर्सन आपकी कंपनी में आया, ज्वाइन करा है, ठीक है, तो उसको ना मैनेजर को देखना पड़ेगा कि उसको टाइमली प्रमोशन मिले और उसकी करियर प्लानिंग करे। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजर नीड टू डिजाइन एक्टिविटीज टू सर्व एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो एम्प्लॉयज़ आया वो बस कुछ दिन काम करो चला जाए। मैनेजर को चाहिए कि उसको ना लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करके रखे, क्योंकि जितना वो लॉन्ग टर्म आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा उतना ही बेहतरीन होता जाएगा काम में, ठीक है। दे मस्ट इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, है ना। जो मैनेजर का काम क्या होता है कि वो स्टिमुलेट करे एम्प्लॉयज़ को ताकि वो बहुत अच्छे से काम करें, ठीक है। अब देखो प्रमोशंस क्या होते हैं? जब आपको एक पोजीशन से एक हायर पोजीशन की तरफ, है ना, एक अपवर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल, जब आपको वर्टिकल पोजीशन में शिफ्ट कराया जाता है ना, दैट इज नोन एज प्रमोशन, ठीक है। उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी बढ़ जाती है। अब ये सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन क्या कंपनसेशन की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो 8th वाला पोजीशन क्या है या प्रोसेस क्या है? कंपनसेशन। कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज़। मतलब जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आए, भाई उसको कंपनसेशन चाहिए, तभी तो काम करने के लिए आया ना। आप कहीं पे काम करने के लिए जाओगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या आप काम करोगे? ऑब्वियसली यू विल लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो देखो, अब जो भी मतलब रिवॉर्ड्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स लाइक वेजेस, सैलरीज, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में हो सकते हैं। अब डायरेक्ट क्या हो सकता है कि आपको वेज मिलता है, फाइनेंशियल सैलरी वगैरह मिलती है, बोनस मिल रहे हैं, है ना। और इनडायरेक्ट पेमेंट्स होते हैं कुछ, जैसे एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस एंड वेकेशंस। जैसे आप एक कंपनी में, आपको सैलरी मिल रही है वो डायरेक्ट, लेकिन आपको वेकेशंस भी तो मिलते हैं छुट्टियों के लिए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। आपको इंश्योरेंस भी तो मिलता है फ्री, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है टाइम बेस्ड, एक हो सकता है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके सैलरी वगैरह हो गए, वेज वगैरह हो गए, है ना, ये तो हो गया टाइम बेस्ड कि एक महीने काम करोगे इतनी सैलरी। अब परफॉर्मेंस बेस्ड होता है ना, जैसे पीस रेट सिस्टम सुना है कि अगर आप 100 पीस ऑफ शर्ट्स बना रहे हो तो यू विल गेट 100 रुपीज़ पर शर्ट, ठीक है। तो मान लो आपने 10 शर्ट बनाए तो आपको कितने रुपये मिलेंगे? 1000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से समझ में आ गया? तो बस इतना ही था यार। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब हम कंपनसेशन की बात करते हैं ना, तो कंपनसेशन लेबर मार्केट से बहुत अफेक्ट होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लेबर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 500 रुपीज़ अ डे चल रहा है और आपको कंपनी 600 रुपये 700 रुपये दे रही होगी, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको देख के कंपनसेशन डिसाइड करा जाता है। आपकी स्किल क्या है, कंपनी की डिमांड क्या है, ठीक है, लेबर सप्लाई कितना है, ये सारी चीज़, लॉज क्या बोलते हैं। तो बस यही है स्टाफिंग का प्रोसेस, और इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, एक 10-15 सेकंड में आप याद कर लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो बस नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।